की उपस्थिति को नमन करता हूँ। एक कहानी सामने रखता हूँ। बुधनी की दिहाड़ी। धूप चिटक रही थी। बुधनी की दिहाड़ी। बुधनी बुधनी धूप चिटक रही थी। पसीने की टपकती बूंदें उसे शीतल करने का असफल प्रयास कर रही थी। लू पसीने से कुपित थी, उसे सुखाने में लगी थी। पर बुधनी इस सबसे बेपरवाह निर्माणाधीन फ्लाईओवर की सड़क के किनारे एक छोटे बबूल पर गीला बोरा डालकर अपना घरौंदा बना चुकी थी। गोद से लिपटी नन्ही सी देह भूखे स्वर में उसकी दिहाड़ी से लड़ रही थी। ठेकेदार ने कल भी उसे काम पर बच्चे को लाने से टोका था और 50 रुपए काट लिए थे। हालांकि बाद में लौटा भी दिए थे। ससुरा साण कहूं कै, बुदबुदाते हुए बुधनी ने बिना देखे ही पय स्रोत को कोमल अधरों से सटा लिया था। नन्हे होठों ने अपना नर्म घेरा कस लिया था। चुभुर चुभुर की आवाज गूंजने लगी थी। बुधनी की देह शीतल होने लगी। कलकत्ता आए उसे 1 साल होने को आया था। वह समय में पीछे लौटने लगी थी। अम्मा, ओ अम्मा, ई देखो कत्ती अमिया बटोर लाए हन। आंधी में चुई पड़ी रही जैसे धनिया पसरत है। करम जली, अब यह तोर हिया हुआ छुछुआए के एक उमरिया है। देही फूटी पड़ रही है। मुला यह बैली के अकिल में फफूंद लाग गई है। अब घर में काम देखा कर, बाहर के उलर पट्टा बंद कर दे। दांत पीसते कसे जबड़ों से स्वर उभरे थे। अचानक ही बुधनी ठिठक गई थी और अपनी काली घनेरी 2 चोटियों को सीने पर खींच लिया था। फूट रही बस यह गावा करती हो। बापू ते कही के दुपट्टा काहे नहीं मंगवाऊ तू है। बुधनी किलसी थी। उसे चिढ़ मचती थी कि ऐसे सुबह शाम जैसे तानों से पता नहीं क्यों ये अचानक ही बदले मौसम जैसे उसे घेर लिए थे। उसे यह मौसम अपने अंदर भी महसूस होता था, पर खुशगवार पेट भरी काली बिल्ली से जो उसके सोते जागते दबे पांव चारों ओर घूमती रहती, उसके शरीर पर भी चढ़ जाती थी। उसके गुदगुदे पंजे उसे हर कहीं महसूस होते। अक्सर वह उसके कंधे पर बैठकर कान में महीन आवाज में मैं आऊं करती रहती। षोडशी बयार गमक रही थी। जीवन किसले में पाखुरियां चिटकने लगी थीं। अंदर बंद महक बाहर फैलने लगी थी। मन में अनजानी कोपलों के अखुए फूटने लगे थे। उसे अब आंखों का चिपकना अनुभव होने लगा था। यह बदलाव उसे असहज और अटपटा लगता था। उनका लिसलिसापन उसे धागा धागा कर देता था। खुद को बटोरने में कभी कभी काफी समय लग जाता था। उसने अम्मा को 1-2 बार यह बताया भी, किंतु इस पर उसे घर में ही रहने के लिए कहकर धौंसिया दिया गया था। तो उसने बताना बंद कर दिया, क्योंकि उसके पांवों की तितलियों पर उसका वश नहीं था। वो दिन भर उड़ती रहती थीं, घर की देहरी के परे, खुले गांव में, खेत और गुमसुम ताल के किनारे, कहीं भी। नयन नक्श के कटाव तीखे बबूल से होने लगे थे। काजल लगाने के बाद तो वो स्वयं ही अपनी आंखों को देखती रह जाती थी। उसे अपनी पुतली सफेद कोए पर जैसे काला नजर टीका जैसे लगती थी। वो अपनी आंखों की गहराई में जाने क्या क्या देखती रहती थी। उसके सांवलेपन में गेहूं की भूरी भूरी ललछाऊही सी चमक खुल गई थी। ऐसा पहले तो नहीं था, जब अम्मा उसे कल्लो कहकर बुलाती थी। अब वो कलूटी नहीं थी। कोई उसे अब कल्लो नहीं कहता था। वो तांबई हो गई थी। उसकी आंखों से घर की दीवारें गायब हो रही थीं। वो बिना दीवारों की दुनिया में जी रही थी। हवा सी, पनीली सी,
कहीं भी बहती रुकती सी मन मर्जियां उसकी सहेली बन गई थी। बापू घर से बाहर थे, कहीं किसी कलकत्ता में पता नहीं क्या करते थे, पर हर महीने कुछ पैसे भेज देते थे। जब डाकिया कक्कू पैसा देने आते, अम्मा उस दिन बापू को खूब गरियाती थी। क्यों? उसे समझ नहीं आता था। मोई बलाते कहकर वह फिर खेत और मड़ई की ओर निकल जाती थी। अपने कुर्ते के आगे को मुट्ठी में दबा उसकी टोकरी बनाकर कभी महुए बिनती तो कभी अमिया। फिर खड़ी दोपहरी की भाएं भाएं सुनती घर लौटती। कभी कभी न जाने क्यों उसे डर भी लगता पीछे से एक काली छाया उसे अपनी ओर खींच रही है। उसे अपनी पीठ पर सैकड़ों चींटियां चलती महसूस होने लगती। रीढ़ तन जाती, रोए कनपटी पर चढ़ते महसूस होने लगते, सांस पर सांस चढ़ने लगती, पर बिना पीछे देखे वह आगे बढ़ती रहती। देहरी पर पहुंचकर ही सांस में सांस आती। घर पहुंचने पर पहले तो अम्मा उसे जी भर कोसती और फिर उन्हीं अमियों की खट्टी मीठी चटनी पीस कर 2 पनेथी दे देती। वो चबर चबर चबाते हुए बकर बकर भी करती रहती। अम्मा की बीच बाच में एक आध हूँ हाँ उसके संवाद की अगली सीढ़ी बनती जाती। बस यूं ही पहाड़े से रटे रटाए दिन गुजरते जा रहे। पहाड़े से रटे रटाए दिन। एक दिन डाकिया कक्कू आए थे, पर तब अम्मा फैनियाई नहीं थी। मुंह से एक भी गाली नहीं निकली थी। सन्न मन्न बैठी रह गई, फटी फटी आंख लिए बुझे चूल्हे जैसी। उसके सिर के उलझे खिचड़ी बाल ऊपर को जाते चूल्हे के धुएं से लग रहे थे, जैसे पानी डालकर आग बुझाने के बाद राख से निकलता रहता है। देर तक, काफी देर तक बुधनी को चारपाई पर औंधे लेटकर चूल्हे से उठती इन धुएं की लकीरों के इतराते लटके झटके देखना भाता था। यह तारतम्यता उसे नींद के दरवाजे तक छोड़ आती थी। दोपहर की चटनी पनेथी खाकर वह यही देखते देखते सो जाती थी। अम्मा को वैसा देखकर वह मन ही मन सिकुड़ उठी थी। डाकिया कक्कू जा चुके थे। वो हिम्मत करके अम्मा के पास पहुंची। माँ की स्थिर आंखें स्थिर ही रहीं, शरीर भी सिल जैसा ही रहा। बस जुबान हिली और कहा, चला लत्ता लुत्ता गांठ ले बुधनी, कलकत्ता चले गए। उसे आज कोई गाली नहीं मिली थी, कोसा भी नहीं गया था, पर वह कुछ सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए सामान बांधने में लग गई। स्टेशन पर इंजन की धम धम उसे दहला गई थी। उसे लगा था यह उसके गांव को रौंदता हुआ ही आया है। उसने पूरी देह में कंपन महसूस किया था। वह थरथराहट उसके तलवों की अब तक की पकड़ को परे ठेलते हुए उसकी नसों में धंसती जा रही थी। उसे अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हो रही थी। वह इस थरथराहट से डरकर इधर उधर भागते मिमियाते अपने मन के मेमनों को बटोरकर अपने पास रखने के प्रयास में लगी थी। धन्यवाद। उसकी मुट्ठी अम्मा की उंगली पर और कस गई थी। अम्मा ने कब उसे घसीटकर उस दानव के पेट में बिठा दिया, उसे पता भी नहीं चला। धम छू करते हुए इंजन उसे लेकर आगे बढ़ चला था। उसने पहली बार अपने गांव और बाग को पीछे छूटते देखा था। क्या सब सचमुच सब इतनी तेजी से छूट जाता है? पर मन भी खाली खाली सा ही था। कोई उत्तर नहीं मिला। वो खिड़की के सीखचों को अपनी आंखों के अंदर तक महसूस कर रही थी। उसके पार उसका छूटता जाता गांव था। उसकी पहुंच से दूर, काफी दूर, उसके पैरों की तितलियां भी वहीं छूट गई थीं। उसे पैरों में इतना भारीपन पहली बार महसूस हुआ था। यह भारीपन उसके सिर तक चढ़ता गया और फिर वो कब सो गई पता न चला। उसकी अम्मा उसे जगा रही थी। चल उठ रे, बापू के लगे जाएगा है, कलकत्ता आएगा। आंख मिचमिचाती बुधनी उठी। अम्मा उसे लगभग खींचती हुई नीचे प्लेटफॉर्म पर उतार लाई थी। भीड़ के रेले में उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसके पैर कहाँ पड़ रहे हैं। वो तो बस ट्रेन के डिब्बे सी अम्मा के पीछे पीछे खींची जा रही। पेड़ों से भी ऊंचे घर देखकर वो हैरान थी। मिट्टी की नरमाई को तारकोल ने अपने नीचे दबा दिया था।
गाड़ी, रिक्शे, ट्राम, गहमा गहमी, भीड़ भाड़ सब उसके लिए आश्चर्य था। लोग एक दूसरे से बचते हुए जाने किधर को चलते चले जा रहे थे। कोई किसी से जोहार भी नहीं कर रहा था, शायद अपरिचित बने रहने के लिए। उसे यहाँ की महक जली जली और रोती सी लगी थी। उसे सांस लेना अच्छा नहीं लग रहा था। वो अम्मा की पिछलग्गू बनी, जहाँ ले जाई जा रही थी, चली जा रही थी। शहर की सीमा के पास एक फ्लाईओवर के निर्माण स्थल के पास ईंट और टिन शेड के बने अस्थाई मजदूर बसेरे के एक कमरे में पहुंचकर उसने अपने बाबू को देखा। उसके दोनों पैर कटे हुए थे, सफ़ेद पट्टी से लपेटे ठूंठ जैसे। ठेकेदार ने दुर्घटना के बाद इलाज करवा दिया था। अम्मा के तो आंसू ही नहीं रोक रहे थे। वह भी उसके साथ आंसू से आंसू मिला रही थी। पर उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि अम्मा अब वही जली कटी क्यों नहीं बोल पा रही जो वो गांव में बोलती थी। एक हाथ से पल्लू को मुंह में ठूसे, एक हाथ में झाड़ू लिए सफाई के साथ साथ सामान सही करने में व्यस्त सी लग रही थी। जाने क्या सोचकर वह उस कमरे से बाहर आ गई थी। थोड़ी देर बाद आसपास मौका मुआयना करके लौटी तो कमरे का माहौल उसे गांव के घर की गोद सा लगा था। बापू ने उसे अपने पास बिठाया था और गांव के बारे में पूछते रहे थे। अम्मा चूल्हा सुलगाकर आटा मारने लगी थी। अब वो रो नहीं रही थी। चूल्हा अम्मा के अंदर का जाने क्या क्या जला देता था। शायद इसीलिए चूल्हे के पास वो हमेशा शांत दिखती थी। शहर की हवा में मिठास और सौम्यता नहीं, सांद्रता होती है। ऐसी सांद्रता जो शोषण की इकाई से लेकर सैकड़ा तक के गुणनफल में पाई जाती है। इसके पहाड़े में अंक नहीं, मजबूरियां होती हैं। ये हवा शोषक होती है, सांस देती नहीं, सांस पीती है, एक मकड़ी की तरह अपने शिकार की देह को पिलपिली करके। बुधनी के लिए हवा अपरिचित थी। वो धीरे धीरे इसके जाले में फंसती जा रही थी। उसी शाम को ठेकेदार कमरे पर आया था। बापू के हालचाल लेते हुए ताश खेल गया था। दोनों ने बोतल से कुछ पिया भी था। बापू तो उसके गुण ही गाता रहा था, बिछा बिछा जा रहा था उसके आगे। अम्मा जाने के उस छोटे से कमरे में उन दोनों से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश कर रही थी, पर दीवारों के पास पास होने के कारण दूर जा नहीं पा रही थी। पर यह भरसक कोशिश उसे कमरे का एक नया कोना बना दे रही थी। उन दोनों के ठहाकों से अजीब सी गंध निकल रही थी, जो उसे गांव वाली पीछे से आकर पकड़ने वाली काली छाया से भी खतरनाक लग रही थी। उसने अपनी नाक को ढक लिया था और सिकुड़ कर अपनी अम्मा से चिपक गई थी। अगले दिन अम्मा ने उसके लिए दुपट्टा ला दिया था और ताश के पत्तों को लेकर बापू से खूब झगड़ी थी। अम्मा सुबह खाना बनाकर बापू की जगह काम करने चली जाती थी। वह बापू की सेवा टहल करती रहती थी। वह अब अच्छा हो रहा था। हर शाम बापू ठेकेदार के साथ ताश खेलते हुए पीता रहता था। पता नहीं कैसे ताश के खेल के साथ अम्मा के बिछुए बाली गायब होते गए। कुछ दिनों के बाद ठेकेदार के जाने के साथ ही अम्मा भी रात में कहीं चली जाती थी और तड़के भोर में लौटती थी। अम्मा की आंखों का खालीपन उसे डरा देता था। न जाने क्यों अम्मा को देखकर बुधनी को गांव के उस ठुठहे पेड़ की याद आ जाती थी, जिसे सूखी लकड़ी के लिए गांव वाले जब तब काटते छीलते रहते थे। और फिर एक दिन अम्मा ढह गई थी। सुबह लौटकर लेटी तो फिर उठी ही नहीं। अम्मा के क्रियाकर्म के बाद उसी दिन सांझ ढले ठेकेदार और बापू ने फिर ताश खेला। उस रात उसे पता चल गया था कि उन दोनों की बातों का केंद्र वही थी। वो अपने आप को खूंटे से बंधी बकरी जैसा महसूस कर रही थी। वह आज स्वयं अम्मा की भांति उन दोनों से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, पर उनकी नज़रें उसे चुभती ही नहीं। अगले दिन बापू ने आंखों में आंसू भरकर अपने इलाज के लिए ठेकेदार के कर्ज और दिहाड़ी के बारे में समझाया था, जिसे सुनकर उसके अंदर की छुई मुई मर गई थी। उसने महसूस किया था अपने अंदर अम्मा को सांस लेते हुए। उसने अम्मा का दिया दुपट्टा उतार कर खूंटी पर टांग दिया था और तब से वह ठेकेदार के लिए कर्ज और दिहाड़ी दोनों के लिए काम करने लगी। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी को एक बेहतरीन कहानी के लिए। अब चलते हैं हम